हेलो नमस्कार साथियों। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो पिछले कई वर्षों के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। और साथ ही साथ हम लोग इसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग निश्चित रूप से बनाकर आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 51 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक कवर कर चुके थे और ये सारा प्रश्न जो है पिछले कई वर्षों के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न संख्या 51 में क्या है। प्रश्न संख्या 51 में है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था। यानी हड़प्पा सभ्यता में जिस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उस धातु का नाम बताना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हड़प्पा सभ्यता में जो जिस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो धातु जो यहाँ पर है वो है लोहा। और लोहा देखिए यहाँ ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता, इसी को एक और नाम से जाना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, इसको याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। अब प्रश्न आएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, जितने भी धातुओं का प्रयोग किया गया था उन सभी धातुओं में कांसा धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। कांसा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जिस धातु का प्रयोग नहीं किया गया था तो वो जो धातु है वो धातु है लोहा धातु। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा जो राज्य में स्थित है, धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित। और यहाँ पर गुजरात देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धौलावीरा किस राज्य में है, तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। एक प्रश्न और याद रखिएगा, गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में, तो वो है गुजरात में। इसको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है, तो वो है गुजरात राज्य के अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या आया है, एक सेकंड आप लोग। हाँ देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है। कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है। कालीबंगा से जो प्रमाण मिला है वो जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। जूते हुए खेत से जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ पर मिला है, तो वो कालीबंगा से मिला। और यहाँ पर जूते हुए खेत देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके साथ ही हम याद रखना कि ये जो कालीबंगा है ये किस नदी के किनारे, तो आप लोगों को याद रखना उस कंडीशन में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जिस फसल से परिचित थे वो फसल मुख्य रूप से जो है गेहूं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जिस फसल से परिचित थे वो मुख्य रूप से क्या है, तो गेहूं। और यहाँ पर देखिए गेहूं जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गेहूं के साथ साथ में जौ भी याद रखेगा और इसके अलावा चावल भी याद रखना। तो मुख्य जो फसल था गेहूं और जौ था। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न आया, हड़प्पा सभ्यता में मोहरे मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर बना होता था ये सेल खड़ी का बना होता था। और ये जो सेल खड़ी है एक प्रकार से नर्म पत्थर होता था। सेल खड़ी क्या है, एक प्रकार से नर्म पत्थर, इसको भी याद रखिएगा नर्म पत्थर। एक प्रकार से ये क्या था, नर्म पत्थर था जिसको कि सेल खड़ी कहा जाता है। और इसी सेल खड़ी से हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से मोहरे बनाई जाती थी। और ये सेल खड़ी कहाँ पर मिला है, तो आप लोगों को याद रखना सुर्तगही जो कि अफगानिस्तान में है। सेल खड़ी कहाँ से मिला है, सुर्तगही से जो अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, महाभारत का सबसे पुराना भाग किस भाषा में रचा गया था। महाभारत का सबसे पुराना भाग जो रचा गया था
वो संस्कृत भाषा में। और यहाँ पर देखिए संस्कृत ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगर प्रश्न पूछा जाए महाभारत का पुराना नाम, महाभारत का जो पुराना नाम है उसको जय संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता, इसको सीधा सीधा आप लोग याद रखिएगा। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता, इसको भी याद रखना है। और महाभारत के लेखक के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, महाभारत के लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी, वेद व्यास जी महाभारत के लेखक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पांडवों की राजधानी किस स्थान को माना जाता है? पांडवों की राजधानी किस स्थान को माना जाता है? पांडवों की जो राजधानी माना जाता है वो इंद्रप्रस्थ को। और यहाँ पर इंद्रप्रस्थ ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंद्रप्रस्थ वर्तमान की बात करें तो ये दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है इसको उस समय इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है? मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है? ध्यान रखेंगे, मनुस्मृति जो एक प्रकार से धार्मिक सामाजिक नियमों का ग्रंथ है। धार्मिक सामाजिक नियमों का एक ग्रंथ है जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, जो ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया। अगला प्रश्न इस तरह से पूछा गया है, साधारण सा सवाल है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया बुद्ध, धम्म, संघ और वेद। और इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में जो शामिल नहीं है वो वेद शामिल नहीं है। और यहाँ पर वेद देखिए, वेद जो है ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक, और त्रिपिटक यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस त्रिपिटक के अंदर में 3 प्रकार के पिटक का वर्णन है। पहला जो है वो है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, और दूसरा जो है विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा जो है अधिधम्म पिटक। तो इस तरह से ये जो 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, ये किससे संबंधित है? त्रिपिटक से संबंधित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है जातक। किसको भी याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व जन्म की कहानी जो वर्णन है वो जातक के अंदर है। तो इस तरह से इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति जो आयोजित हुई थी ये राजगृह में आयोजित हुई थी। और यहाँ पर राजगृह देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे भारतीय इतिहास में 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। और इसको याद रखने के लिए आसान सा शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, इस तरह से याद रख लीजिएगा, रावे पाकू। रावे पाकू, भारतीय इतिहास में कुल मिला के 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखना है? रावे पाकू। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें, र से जो है ये र जो है इससे क्या हो जाएगा? तो इससे हो जाएगा आपका राजगीर। और ये जो वे है इससे क्या हो जाएगा? वैशाली। और ये जो पा है इससे हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। को जो है इससे हो जाएगा कुंडल वन, कुंडल वन। और ये कुंडल वन कहाँ पर है? तो कुंडल वन है कश्मीर में। भारतीय इतिहास में कितने बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है? तो 4। रावे पाकू, रा से हो जाएगा राजगीर जहाँ की पहला बौद्ध संगति हुआ। यहाँ पर वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति हुआ। पा से जो पाटलिपुत्र यहाँ पर तीसरा बौद्ध संगति हुआ। और कू से हो जाएगा कुंडल वन जो कश्मीर में है, यहाँ पर चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ? अभी हम लोग पढ़े द्वितीय बौद्ध संगति जो आयोजित हुआ था वो हुआ था वैशाली में। और यहाँ पर वैशाली देखिए
ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? यहाँ पर पूछा गया तृतीय बौद्ध संगति किनके शासन काल में हुआ था। अगर बौद्ध संगति को शासन काल से संबंधित जोड़ा जाए तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पर याद रखिएगा अका अक। क्या याद रखना? अका अक, अका अक। इस तरह से चारों बौद्ध संगति जिनके शासन काल में हो उसका नाम आसानी से याद रखिएगा। देखिए, ओ से हो जाएगा आपका अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगति किनके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु। का से हो जाएगा कालाशोक। का से क्या हो जाएगा? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति किनके शासन काल में हुआ? तो कालाशोक के शासन काल में। और यहाँ पर जो ओ है इससे हो जाएगा अशोक, तो तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में हुआ। और को से हो जाएगा कनिष्क। को से क्या हो जाएगा? कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुआ था। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगति किनके शासन काल में हुआ? तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में हुआ। और यहाँ पर देखिए अशोक जो है वो ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने किसे महत्वपूर्ण माना गया? यही प्रश्न है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए किसे महत्वपूर्ण माना गया? जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है त्रिरत्न। क्या है? त्रिरत्न। और यहाँ पर त्रिरत्न देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी त्रिरत्न इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे, इस महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे उस उपदेश का जो भाषा था वो था अर्धमगधी। और यहाँ पर अर्धमगधी देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद, इसी घनानंद को पराजित करके एक नए वंश की शुरुआत किया था जिसको मौर्य वंश कहा जाता है। तो इस तरह से किस वंश को अंत किया था? तो ये नंद वंश को। और यहाँ पर देखिए नंद जो है नंद वंश है, यानी नंद ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को अंत करके मगध पर एक नए साम्राज्य की शुरुआत किया था जिसको मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। और यहाँ पर पाटलिपुत्र देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? अशोक के अभिलेख को पढ़ने में जिस विद्वान को सफलता मिली उस विद्वान का नाम है जेम्स प्रिसेप। और यहाँ पर जेम्स प्रिसेप देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब प्रश्न आएगा कि जेम्स प्रिसेप ने किस वर्ष अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था? तो 1837 में। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने अभिलेख में स्वयं को किस नाम से संबोधित किया? अशोक ने अभिलेख में स्वयं को जो संबोधित किया था जिस नाम से, तो वो नाम है देवनाम प्रियदर्शी। और यहाँ पर देवनाम प्रियदर्शी देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बात करें, अशोक के अभिलेख को खोजा सर्वप्रथम किसने था? पढ़ने की बात तो हम लोग कर लिए, जेम्स प्रिसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था। खोज की बात कर लें तो 1750 ईस्वी में टी पैंथलर, ध्यान रखिएगा, टी पैंथलर नामक इतिहासकार ने सम्राट अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1750 में खोजा था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
और यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति जिस शासक से संबंधित है उस शासक का नाम है समुद्रगुप्त, और यहाँ पर समुद्रगुप्त ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न आएगा, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है हरिसेन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? यानी प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति को जो लिखा है वो हरिसेन ने लिखा है, और ये हरिसेन जो है, हरिसेन हुएनसांग यानी हुएनसांग समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसको याद रखिएगा, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे हरिसेन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, फाहियान भारत किस गुप्त शासक के समय आया था? फाहियान भारत में आए थे किनके शासन काल में? फाहियान जो भारत में आए थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे, और यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेनसांग भारत में किस शासक के समय आया था? वेनसांग भारत में जो आया था वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और यहाँ पर हर्षवर्धन जो है वो ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस वेनसांग ने भारत में आकर के बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्रित किया था, बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण किया था, और इसी वेनसांग का एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सीयूकी, इसको भी याद रखिएगा। सीयूकी प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वो है वेनसांग। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र के जो लेखक हैं वो है वान भट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक है वान भट्ट, और यहाँ पर वान भट्ट देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था का संबंध किससे था? दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था का जो संबंध था वो था भूमि राजस्व व्यवस्था से, और यहाँ पर भूमि राजस्व व्यवस्था ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका जो थी वो थी रजिया सुल्तान, और यहाँ पर रजिया सुल्तान देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रजिया सुल्तान का जो शासन काल रहा 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सल्तनत के शासिका के रूप में काम किया था रजिया सुल्तान ने। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य जो था तो वो था सेना को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य था सेना को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है इस तरह का ऑप्शन, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से जो स्थानांतरित किया था ये किया था दौलताबाद, और यहाँ पर दौलताबाद ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले पढ़िए किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का, ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किस वर्ष किया था? 1336 में किया था। 1336 जिसको कि हम लोग बोलेंगे 14वीं शताब्दी। क्या बोलेंगे? 14वीं शताब्दी। और हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? तो राजधानी हम्पी को बनाया, जो कि
जो कि तुंग भद्रा नदी के किनारे स्थित है और हम्पी वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। इन सभी चीजों को याद रखना है आप लोगों को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया। कब किया? 1336 में, जिसको कि 14वीं शताब्दी हम लोग बोलेंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी वर्तमान समय में किस राज्य में है? यह है कर्नाटक राज्य के अंदर। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुआ? तो 14वीं शताब्दी में हुआ था। और यहाँ पर 14वीं देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? हम्पी जिस नदी के किनारे, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था?